हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन और बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, या जिसको हम कमर्शियल लॉज भी बोलते हैं, उसका चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं, जिसका यूनिट नंबर 6 करेंगे हम, कंटिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। उसमें डेफिनेशन है सेक्शन 31 के अंडर, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट collateral टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको करना या नहीं करना डिपेंड करेगा किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस पे या पर्टिकुलर सिचुएशन पे, उसके इवेंट के होने पे या नहीं होने पे। ठीक है जी। So contracts of insurance, indemnity and guarantee fall under this category। उसके बाद है essentials of the contingent contract। क्या है essential में? सबसे पहले है the performance of a contingent contract would depend upon happening or non happening of some event or condition। ठीक है guys, the condition may be precedent or subsequent। द इवेंट रेफर टू एज collateral टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये collateral होनी चाहिए। द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट शुड बी नीदर परफॉर्मेंस promised और फॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। उसके बाद सी द कंटिजेंट इवेंट शुडंट बी मेयर अ विल ऑफ द प्रोमिसर। ये सिर्फ उसकी विल नहीं होनी चाहिए। द इवेंट शुड बी कंटिजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिसर। उसके बाद डीप जो इसका इसेंशियल फीचर है, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टन। इवेंट क्या है? अनसर्टन है, बट द इवेंट इज व्हेन द इवेंट इज अनसर्टन एंड बाउंड टू हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू बी परफॉर्म्ड, देन इट इज नॉट ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का, दैट इज अगर उसमें अगर वो कंडीशन आ गई कि इट इज़ बाउंड टू हैपन, फिर वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता उस केस में, जो कि परफॉर्म किए जाने हैं। उसके बाद रूल्स रिगार्डिंग टू इन्फोर्समेंट। इसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा गाइज? सबसे पहले है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन द इवेंट हैपनिंग। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइज happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless the event happens। if the happening of an event become impossible, then the contingent contract is void। right guys। उसके बाद सेकंड इसका जो रूल है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट टू एन इवेंट सो नॉट हैपनिंग। ठीक है, मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, जो हैपनिंग नहीं हो रही इवेंट। when where a contingent contract is made contingent on the non happening of an event, it can be enforced only when its happening become impossible। and third, a contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the contract of a living person, where that living person does something to make a event or conduct as impossible of happening। राइट गाइस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि क्या जो एक कंटिजेंट है, कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम, और उसका एक टाइम फिक्स है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट हैपन्स विद इन ए फिक्स पीरियड। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल की होती है। अगर फायर इंश्योरेंस की अगर बात करें, ठीक है, किसी भी गाड़ी की इंश्योरेंस है वो 1 साल की है, उसके अंदर ही वो जो इवेंट है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोबारा रिन्यू करानी पड़ता है। यह फिक्स टाइम बिकम्स void if at the expiry of the time period के एक्सपायर होने से वो void हो जाएगा। such event has not happened और if before the time fixed such event become impossible, तब वो impossible हो जाती है। उसके बाद है contingent on specified event not happening within fixed time। if a specified uncertain event doesn't happen within a fixed time may be enforced by the law, then the time fixed has expired and such event has not happened or before the time has fixed has expired if it becomes certain that the event will not happen। okay, उसके बाद contingent on an impossible event। so contingent contract to do or not to do anything if an impossible event happen are void। अगर वो void हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी इम्पॉसिबल एक्ट है तो वो अवॉइड हो जाएंगी। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। जब वो उस बनाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट
ठीक है, उस वक्त वो वॉइड हो जाएगा यदि उनको पता चल जाए कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। राइट गाइस, तो आगे हम ना एक ये डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू ए कोलैटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। और वेजरिंग एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये वेजिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में क्या है, इसका बेसिस में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और वेजरिंग एग्रीमेंट्स कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ऑन अनसर्टेन इवेंट्स क्या होती हैं, इट इज ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, द इवेंट इज collateral, event is collateral, and in a wagering contract the uncertain event is a core factor। और उसका चौथा पॉइंट क्या है बेसिस का, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी वेजरिंग इन नेचर बट अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज ए इसेंशियल कंटिंजेंट इन नेचर। ठीक है जी। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑफ कंट्रैक्टिंग पार्टीज, contracting parties have interest in the subject matter of the contingent contract and the contracting parties have no interest in the subject matter। ठीक है गाइस, ओके। और अगला डिफरेंस है जो पॉइंट है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन। तो लूज एंड गेन की क्या डॉक्ट्राइन रहेगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन बट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज अ गेम। ठीक है, लूजिंग एंड गेनिंग अलोन मैटर्स। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड, वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे हम अब डिस्कस करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, दैट इज रिजेंबलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सर्टेन सोशल रिलेशनशिप गिव राइज टू सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय सर्टेन पर्सन्स, दीज आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है चाहे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, सर्टेन सोशल रिलेशनशिप्स गिव सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस टू बी परफॉर्म्ड to such specific या certain specific obligations to be performed by certain persons, these are known as quasi contract as they create some obligation as in the case of the regular contract। so quasi contract क्या है, quasi contracts are based on the principle of equity, justice and good consciousness। उसके बाद a quasi or constructive contract rest upon the maximum no man must grow rich out of another person's loss, कोई भी एक को फायदा नहीं होना चाहिए दूसरे के नुकसान पे। तो सालियंट फीचर्स ऑफ क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के, सच आर राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू बी लिक्विडेट सम ऑफ मनी। ओके गाइज, चलिए उसके बाद ये हमारा इसका मीनिंग आ गया। और उसका जो फीचर, दूसरा फीचर क्या है, इट डजंट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न बट इट इम्पोज्ड बाय द लॉ। ठीक है जी। और सी इसका फीचर क्या है, इट इज द राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन्स ओनली, सो दैट दिस रिस्पेक्ट इज रिजेंबल्स अ कंट्रैक्चुअल राइट। और उसके फॉलोइंग कुछ केसेस हैं डिस्कस करने के लिए कि कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन 68। If a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies, furnished RB आएगा, such supplies is entitled to reimburse from the property of such incapable person। Payment by the interested person, section 69, a person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the others। उसके बाद C point, obligation of persons enjoying benefit of a non-gratuitous act, section 70, when a person lawfully do something
or anything for another person, or delivery anything to him, not intending to do so gratuitously, but such another person enjoys the benefit thereof, and later is bound to pay compensation to the former in respect or to resort the thing so done or delivered. अगर गलती से कोई चीज़ इसको डिलीवर हो गई है और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसको वापस करने समय उसको उसका लौटाना पड़ेगा सेम हालत में उसको, या कंपनसेशन देनी पड़ेगी. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71. अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वर अ बेली. तो उसको एक बेली की तरह ही अपने उस गुड्स को संभाल के रखना पड़ेगा. एंड thus a finder of lost good has to take care of the property as a man of ordinary prudence would take. No right to appropriate the goods and to resort the goods if the owner is found. उसके बाद मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन. ठीक है. सो अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन must repay or return it. Every kind of payment of money or delivery of goods for every type of mistake is recoverable. ठीक है गाइस. और अब लास्ट में इसका छोटा सा डिफरेंस है एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का और कॉन्ट्रैक्ट का. इसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इसेंशियल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का है पॉइंट. द इसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एब्सेंट and contract essential of the promotion of a valid contract are present. and obligation imposed by law and इसकी है created by consent of the parties. ठीक है गाइज. तो गाइज इसी के साथ ये टॉपिक और ये यूनिट यहीं कंप्लीट होता है. इस ठीक है जी. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियोस देखते रहिए और कोर्स को कंप्लीट करते रहिए. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके जी, डन.